गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 6 लेक्चर्स से हम लोग खंड क का सिविक्स का पाठ 5 विधायिका इसका अध्ययन कर रहे थे। आज मैं उसका पार्ट 7 आपको बता रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे संसद क्या करती है, अर्थात संसद के कार्य या संसद की शक्तियाँ। बात एक ही है, चाहे संसद क्या करती है, चाहे संसद के कार्य क्या हैं, चाहे संसद की शक्तियाँ क्या हैं। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद की भांति असीमित शक्तियाँ प्राप्त नहीं, असीमित शक्तियाँ, असीमित अधिकार प्राप्त नहीं। भारतीय संसद संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य कर सकती है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, जबकि भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। दोनों बातों में अंतर है बच्चों। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है, जबकि भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। तो भारत में संसद अपने किन कार्यों को करती है, कार्यों और अधिकारों का अध्ययन हम उसके निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है विधायी कार्य, या जिसको हम विधायिका संबंधी कार्य और अधिकार भी कह सकते हैं। संसद देश की सर्वोच्च व्यवस्थापिका है। इसका प्रमुख कार्य है कानून बनाना। संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति की सहमति से ही कानून की रचना होती है। कानून बनाने के संबंध में 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं। ये सूचियां कौन सी हैं बच्चों? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं। संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं, राज्य सूची जिसमें 66 विषय हैं और समवर्ती सूची जिसमें 47 विषय। संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। जिन विषयों का वर्णन किसी भी सूची में नहीं होता उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं और उन पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है बच्चों? देश के लिए कानून बनाना। ये नए कानून बनाती है। निरर्थक या जो पुराने हो चुके हैं, कालातीत हो चुके हैं, उन कानूनों को समाप्त करती है या उनमें संशोधन करती है, किंतु उसके इस कार्य का सीमा क्षेत्र संविधान द्वारा निश्चित कर दिया गया। संविधान में कानून बनाने की दृष्टि से समस्त विषयों को 3 सूचियों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संसद संघ सूची और समवर्ती की सूची के विषयों पर कानून बनाती है। जिन विषयों का वर्णन किसी भी सूची में नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय की संज्ञा दी गई है और उन पर भी संसद ही कानून बनाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो इस प्रकार संसद का कानून बनाने का क्षेत्र काफी विस्तृत है। साधारण विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही कानून का रूप धारण करता है। यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा विधेयक के संबंध में साधारण बहुमत से निर्णय होता है। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण विधेयक के संदर्भ में अधिकांशतः लोकसभा का निर्णय ही मान्य होता है। धन विधेयक के अतिरिक्त राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है, केवल धन विधेयक को नहीं भेज सकता। किंतु जब तक विधेयक पुनर्विचार के पश्चात संसद से स्वीकृत हो जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। दूसरे हैं कार्यपालिका से संबंधित अधिकार। संसद को अनेक प्रशासकीय अधिकार प्राप्त हैं। केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है।
और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा मंत्री परिषद को अपदस्थ भी कर सकती है, यानी पद से हटा सकती है। संसद महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को भी पदच्युत कर सकती है। संसद का कोई भी सदस्य मंत्रियों से लिखित या मौखिक प्रश्न पूछ सकता है और मंत्री परिषद की नीतियों और कार्यों की आलोचना कर सकता है। यही नहीं, संसद मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त संसद संसदीय समितियों द्वारा भी मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। संसद निम्न कार्यों द्वारा मंत्री परिषद पर नियंत्रण करती है। पहला, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा। दूसरा, मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ करके। तीसरा, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करके। चौथा, मंत्रियों के कार्यों की जांच के लिए नियुक्त समितियों के द्वारा। और पांचवा है बजट की मांगों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करके। तीसरा अधिकार है वित्तीय अधिकार, या जिसे हम धन संबंधी अधिकार भी कहते हैं। देश के वित्त पर, देश के धन पर संसद का एकाधिकार है बच्चों। इसके अलावा किसी और का अधिकार नहीं है। उसे कर लगाने और खर्च की स्वीकृति देने का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 265 में यह प्रावधान किया गया है कि कानूनी अधिकारिता के अतिरिक्त किसी प्रकार का कर आरोपित नहीं किया जाएगा। वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद में भारत सरकार की आय व्यय का अनुमानित विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे बजट कहते हैं। बजट की परिभाषा कई बार पूछी जा सकती है बच्चों एग्जाम में। बजट क्या है? वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद में भारत सरकार की आय व्यय का अनुमानित विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे बजट कहते हैं। 14 है संविधान में संशोधन का अधिकार। संसद को संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का अधिकार भी दिया गया है। संसद द्वारा संविधान में संशोधन संविधान में दी गई विशेष प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाता है। कुछ विषयों में संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग कुल उपस्थित बहुमत एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ विषयों के लिए संसद के साथ ही कम से कम आधे राज्यों द्वारा उसकी पुष्टि भी आवश्यक होती है। पांचवा है निर्वाचन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तथा उन्हें पदच्युत भी कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने उपसभापति का निर्वाचन भी करते हैं। लोकसभा में एक सभापति और एक उपसभापति, या जिसे हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी भी नाम से बच्चों संबोधित कर सकते हैं, इनका निर्वाचन किया जाता है। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो पदेन सभापति होता है तो उसके चुनाव में भी भाग लेते हैं, और साथ ही साथ उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति तो अध्यक्ष हो गया, और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो उसके निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकार भी संसद को प्राप्त हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी संसद की मांग पर ही राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किए जा सकते हैं। संसद ही संकटकालीन घोषणा को स्वीकार करती है। तीसरा, राज्यों के निवेदन पर वह विधान परिषद का गठन कर सकती है या गठित विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। चौथा, संसद को राज्यों का नाम बदलने, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने और नए राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। और पांचवा, वह आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। साथ ही विभिन्न अधिकारियों व सदस्यों की योग्यताओं एवं वेतन निर्धारित करने का भी अधिकार संसद को ही प्राप्त है।
तो इस प्रकार बच्चों ये तो थे संसद के अधिकार या संसद की शक्तियाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संसद की स्थिति या भारतीय संसद की भूमिका क्या है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु नहीं, यानी ब्रिटिश संसद को ज़्यादा संप्रभुता प्राप्त है। भारत में संविधान को सर्वोच्चता दी गई है, संसद को सर्वोच्चता प्रदान नहीं की गई। वास्तव में लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया ने संसद पर सीमाएं अवश्य लगाई हैं, किंतु संसद देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, उसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संसद की स्थिति संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच की। भारत में संसद की प्रभावी भूमिका के संबंध में समय समय पर अनेक आलोचनाएं भी की गई। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का संसद पर सदैव दबाव बना रहता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेते हैं, संसद उनका अनुमोदन कर देती है। शक्तिशाली विपक्ष के अभाव में संसद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की इच्छा अनुसार ही कार्य करती है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा के स्तर में जो अभूतपूर्व गिरावट देखने को मिली है, वो लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। यद्यपि संसद के पराभव के लिए अनेक कारण उत्तरदायी माने जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, संसद सदस्य पारस्परिक वाद विवादों तथा आरोपों प्रत्यारोपों के कारण अपना अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं, जिससे वे कानून बनाने संबंधी मामलों पर गंभीरता से विचार नहीं कर पाते। वर्तमान में राज्यों के कार्य इतने अधिक विस्तृत हो गए हैं कि प्रत्येक विषय पर विचार करने के लिए न तो संसद के पास समय है और न ही सदस्यों को तकनीकी जानकारी है। अतः संसद को नौकरशाही द्वारा दी गई सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा है, संसद में साधारणतया सरकारी विधेयक ही पारित होते हैं। दलीय अनुशासन के कारण सदन के सदस्यों को इनका समर्थन करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यवहार में कानून बनाने का कार्य संसद का न होकर के मंत्रिपरिषद का हो गया। संसद की वित्तीय शक्तियां मात्र औपचारिक हैं, क्योंकि जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है वही सत्ताधारी होता है और उसके लिए वित्तीय विधेयक पारित करना कठिन कार्य नहीं होता। और पांचवा है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और इस अध्यादेश को वही मान्यता प्राप्त होती है जो संसद द्वारा पारित कानूनों को प्राप्त होती है। तो भारतीय संसद की अनेक कमियों के बावजूद भी इसने देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। आज संसद की गरिमा को ऊंचा उठाने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। बच्चों, हमारे संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इस दृष्टि से हम अपने वक्तव्य देने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं और इसके साथ साथ हमें अपनी भाषा पर संयम आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। आज जितना पढ़ाया उससे संबंधित एक ही विस्तृत प्रश्न बनता है बच्चों, ये एग्जाम में आता भी है। भारतीय संसद के विविध कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। लेकिन इसमें इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट आपको जो मैंने पहले बताया था, लोकसभा का संगठन, उसके कार्य, उसके अध्यक्ष के कार्य, राज्यसभा का संगठन, उसके कार्य, और विस्तृत में आएगा भारतीय संसद के विविध कार्य। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे और साथ ही साथ याद कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न अवश्य पूछा जाए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।